गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? ग्रेविटेशन एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो आज के हमारे क्या टॉपिक है? फ्री फॉल। ठीक है, ग्रेविटेशन का पार्ट 2 हम क्या पढ़ेंगे? फ्री फॉल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फ्री फॉल, मुक्त पतन जिसको बोलते हैं। ठीक है, हाँ, ये भी ग्रेविटेशन का एक पार्ट ही है। ओके, ये स्टार्ट करने से पहले मैंने कल एक क्वेश्चन किया था। क्या? सपोज आप और आपके फ्रेंड एक क्लास में बैठे हुए हैं। ठीक है, आपको पता है इस यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या एक्ट करता है? यस और नो? यस। तो आप और आपके फ्रेंड एक क्लास में बैठे हुए हैं। ठीक है, सम डिस्टेंस कितने? r। ओके, हाँ। फिर आप दोनों के ऊपर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? अगर अकॉर्डिंग टू लॉ करना तो चाहिए। ठीक है, अगर कर रहा है तो आप एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट क्यों नहीं हो पाते हो? ठीक है, आप जाके इस पर चिपक क्यों नहीं जाते ऑटोमेटिक? अगर ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या अगर एक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली ये इसके ऊपर चिपक जानी चाहिए, या फिर ये इसके ऊपर चिपक जानी चाहिए। पर ऐसा तो होता नहीं है, नहीं होता है ना? ऐसे क्यों? ठीक है, ये मेरा कल का क्या क्वेश्चन था। देखो, जिन बंदों ने सोल्यूशन किया होगा वेरी गुड। ठीक है, बट इसका भी आंसर सुनो। सपोज करो आपकी वेट मैक्सिमम कितना रहेगा? आपका मास मैक्सिमम 60 kg, 50 kg, 100 kg मान लो, अगर ज़्यादा मोटे हो तो। नेक्स्ट, जो आपका फ्रेंड है उसका मास मान लो 70 kg। ठीक है, अब हम देखेंगे। अब सपोज करो आप दोनों 1 मीटर के डिस्टेंस पे हो। ठीक है, हाँ, चलो, तो हमारे पास m1 कितना है? 60 kg। m1 मतलब मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, m2 कितने हैं? 70 kg। ठीक है, हाँ, आपका मास है 60, आपकी फ्रेंड का 70। आप कितने डिस्टेंस में हो? r 1 मीटर। अब आपके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसके लिए फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो चलो, आपके और आपके फ्रेंड के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कितना आ रहा है देखते हैं। अब G का मतलब क्या है? G इज़ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, हाँ, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो यहाँ पे आपको यूनिट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट अगर इंडिविजुअली आप G की वैल्यू लिखोगे तो आप यूनिट के साथ लिखोगे। ठीक है, जो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर। हाँ, अब आपका मास कितने है? m1 मतलब आपका मास 60। सेम आपकी फ्रेंड का मास कितना है? 70। अब आप कितने डिस्टेंस में खड़े हो? 1 मीटर। तो 1 का स्क्वायर, r स्क्वायर, r मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी, 1 का स्क्वायर। आप थोड़ा सॉल्व करके इसको देखो कितना आता है। 6 इंटू 7 42, 42 इंटू 100। अब डिवाइडेड 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 1। तो लिखने की कोई ज़रूरत है क्या नीचे 1? नहीं। तब कितना आ गया? 6.67 इंटू 42 इंटू 10 टू द पावर -11। अब 100 मतलब मैं लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 2। ठीक है, अब फाइनली 6.67 इंटू 42 इंटू 10 टू द पावर -11 है, इधर 2 है, क्या होगा? मल्टीप्लाई है, लॉ ऑफ इंडिसेस अप्लाई करो, -11 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर डिवीजन होता तो माइनस होता। तो फाइनली कितना आ गया? 6.67 इंटू 42 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन। अब आप खुद सोचो, जो इन दोनों बॉडी, आप और आपके फ्रेंड के बीच में जो फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है? 6.67 इंटू 42 इंटू 10 टू द पावर -9। आप समझ रहे हो 10 टू द पावर -9 मतलब क्या है? 10 टू द पावर -9 मतलब 1 बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मतलब इतने कम, माइनस में आ गया ना 10 का पावर, मतलब ये मान लो कि बहुत ही बहुत इसका वैल्यू कम ही है। कितने टाइम कम है?
1/10⁹ पार्ट कम है, ठीक है। हाँ, अगर ये प्लस में आता तो मान लो कि आप दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक्ट होती, आप इसमें चिपक जाते और ये इसमें आके चिपक जाता। बट यहाँ पे हो क्या रहा है, -9 में। माइनस मतलब बहुत ही कम, बहुत नेग्लिजिबल के बराबर है, ठीक है। आप दोनों में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो एक्ट कर रहा है, बट कितने कर रहा है, बहुत ही कम, नेग्लिजिबल, लेस। इसलिए आप एक दूसरे के क्या नहीं होते हो, आप इंडिविजुअली आप अट्रैक्ट नहीं करते हो, ठीक है। ऐसे नहीं बोल सकते ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में नहीं काम कर रहा है, कर रहा है। आप भी यूनिवर्स की दो ऑब्जेक्ट हो, बट बहुत ही बहुत कम कर रहा है, नेग्लिजिबल के बराबर कर रहा है, ठीक है, 0 के बराबर कर रहा है। इसलिए आप दोनों क्या एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट नहीं होते हो। ऐसे ही हम जब सोच लो आप और आपके फ्रेंड है, आपकी फादर है, हम दोनों आसपास होते हुए भी आपस में क्यों नहीं चिपक जाते, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हमारे ऊपर भी एक्ट करता है। क्यों, क्योंकि हम दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो बहुत ही बहुत कम लगता है, बहुत नेग्लिजिबल, -9 सोच लो, 10⁻⁻9 मतलब बहुत ही कम, ठीक है। ये था इसका रीज़न, ओके। हाँ, चलो वीडियो को पॉज करके जिसको ये चीज़ बनाना है आप बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, ओके, ये तो था कल की चीज़। आज हम क्या पढ़ेंगे, फ्री फॉल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फ्री फॉल, फ्री होके फॉल हो जाना, ऐसा ही है क्या कुछ, ओके। अब मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है। हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, उसको ऐसे स्ट्रेट ऊपर फेंको, ठीक है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो, ABCD, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लो ऐसे, और उसको ना स्ट्रेट ऊपर थ्रो करो, स्ट्रेट पूरा, ठीक है। हाँ, वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक हाइट में जाके, जैसे आप थ्रो करोगे ना, एक हाइट में वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, उसके बाद वो डायरेक्टली कहाँ आएगा, ऐसे नीचे आएगा। कहाँ आएगा, नीचे। एक पर्टिकुलर हाइट के बाद वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेटली नीचे आता है, ठीक है। वो जो स्ट्रेटली एक ऑब्जेक्ट नीचे जो आता है उसको क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। क्या बोलते हैं, फ्री फॉल, ठीक है। हाँ, तो सोच लो ये एक ऑब्जेक्ट है, जैसे आप उसको एक हाइट में मतलब एक थ्रो करते हो, ये एक हाइट h हाइट अचीव करता है, और उस हाइट के बाद ये स्ट्रेटली ऐसे नीचे आ जाता है, पूरा ऐसे स्ट्रेट एक सिंगल लाइन में नीचे आता है। तो इस सिंगल लाइन में जो ये डाउन आता है उसको क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। क्या बोलते हैं, फ्री फॉल, ठीक है। क्यों आता है, कैसे आता है, क्या होता है, बाद में डिस्कस करेंगे। पहले समझ लो फ्री फॉल होता क्या है। क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट को, अब जैसे हम ऐसे स्ट्रेट थ्रो करते हैं, एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके वो नीचे ही आता है, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट नीचे आता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। हाँ, ठीक है। यही नहीं, अगर सोच लो कि एक ऑब्जेक्ट है, मैंने ऐसे पकड़ रखा है, इसको अगर मैं स्ट्रेटली ऐसे छोड़ दूंगा तो ये कहाँ जाएगा, नीचे, अर्थ की तरफ जाएगा। इसको भी हम क्या बोलेंगे, फ्री फॉल। अब आपके क्वेश्चन है, जब हम कोई चीज़ को ऐसे ऊपर थ्रो करते हैं, ये ऊपर ही ऊपर क्यों नहीं चला जाता, क्या ऐसे जा सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट जिसको हम थ्रो कर रहे हैं और अर्थ के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसको हमने कल पढ़ा था, जिसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हो। इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से अर्थ क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करके अपनी तरफ खींच लेता है। कल हमने पढ़ा था ग्रेविटी के बारे में कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के ऊपर है वो अर्थ के तरफ अट्रैक्ट होता है, इट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को जैसे हम स्ट्रेटली थ्रो करते हैं, वो पूरा स्ट्रेटली ऐसे नीचे आता है, उसको बोलते हैं फ्री फॉल। और नीचे ही क्यों आता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या आ जाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं ऊपर छोड़ूँ, ये नीचे जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या आएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो फ्री फॉल को समझाने के लिए मैं एक आपको टेक दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, थोड़ा फ्री फॉल को प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं, ठीक है। अब सोच रही एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा, ऐसे स्ट्रेट ऊपर फेंकूंगा। देखो ये स्ट्रेटली नीचे आया, जब मैंने ऊपर फेंका एक हाइट अचीव करके ये स्ट्रेटली ऐसे नीचे आया,
तो ये जो स्ट्रेटली नीचे आता है कोई भी चीज उसको फ्री फॉल बोलेंगे। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहां से इसको ड्रॉप करूं, ये स्ट्रेटली नीचे आता है, उसको क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। बट रिमेंबर वन थिंग, अगर मैं किसी चीज को ऐसे थ्रो करूं, ऐसे, तो ये स्ट्रेटली नीचे आया क्या? नहीं आया। वो कैसे आया? ऐसे नीचे आया, तो इसको फ्री फॉल नहीं बोलेंगे। फ्री फॉल कब बोलेंगे? जब कोई चीज स्ट्रेट ऐसे नीचे आता है, कोई चीज स्ट्रेट, तब उसको क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। अगर अब मैंने ऐसे बेंड करके फेंक दिया, अगर ऐसे आ रहा है देखो, तो ये फ्री फॉल नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे क्रिकेटर क्या करता है? बॉलिंग करता है, तो बॉलिंग एक फ्री फॉल नहीं है। ठीक है, बट सोचो जो कैच आता है वो ऐसे स्ट्रेट आता है, तो ये होता है फ्री फॉल। कोई भी चीज ऐसे स्ट्रेटली जाके अर्थ को अगर टच कर जाए तो उसको क्या बोलेंगे? फ्री फॉल बोलेंगे। ठीक है, हाँ, जो चीज ऐसे आता है उसको याद रखो, एक चीज, नया चीज, प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल। ठीक है, चलो। ओके, आई होप आप लोगों को फ्री फॉल के बारे में समझ में आ गया। ठीक है, अब चलो, कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है, तो वो किस किस फिजिकल क्वांटिटी को क्वालिफाई करता है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, हाँ चलो। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा है तो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को वो क्वालिफाई करेगा? ओके, अब मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने ऐसे थ्रो किया ग्राउंड से, अब ये नीचे आ रहा है। ठीक है, हाँ, अब ये फ्री फॉल होके कहाँ आ रहा है? नीचे। ठीक है, नीचे मतलब टुवर्ड्स अर्थ। अब सिंपल सी बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक हाइट में थ्रो होने के बाद नीचे क्यों आता है? क्यों? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लिए आता है। तो इसकी रीज़न क्या है? पहला रीज़न फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और हम बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से वो टुवर्ड्स द अर्थ अट्रैक्ट होके आता है। ये है फर्स्ट रीज़न। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये नीचे आ रहा है। नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कोई भी चीज़ को नीचे ही खींचेगा। ओके, अब होता क्या है, जब ये चीज़ नीचे आ रहा है, मतलब चीज़ जब मूव करके नीचे आ रहा है, क्या इसकी वेलोसिटी में कुछ चेंजेस होती है? जो हमारी वेलोसिटी है उसमें कुछ चेंजेस होता है क्या? क्योंकि बिना वेलोसिटी के चेंजेस से तो ये नीचे आ ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ, अगर सोचो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, देखो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने ऊपर थ्रो किया, एक हाइट में गया, यहाँ तक ये गया। ठीक है, हमने एक वेलोसिटी में इसको थ्रो किया था तो ये यहाँ तक गया। अब यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से ही वो नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को जो हमने फेंका था नीचे से, जब ये हाइट एक्वायर किया, यहाँ तक जैसे ये आया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गया? 0। ठीक है, तो ये टॉप पॉइंट में वेलोसिटी कितना रहता है? 0। ठीक है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गया, इसलिए तो नीचे आया ना। अगर वेलोसिटी इसमें कुछ होता तो और ऊपर चले जाता। एम आई राइट और रॉन्ग? ओके, तो कंसिडर करो ये एक ऑब्जेक्ट है, हमने इसको ऊपर फेंका ऐसे 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 ऐसे, ये यहाँ गया। ठीक है, अब यहाँ से ये फ्री फॉल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगा। एक हाइट में पहुँचने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो जाता है, इसलिए वो नीचे आने की कोशिश करता है। ठीक है, उसी हाइट से इसलिए वो नीचे आता है। क्यों? हमने इसको थ्रो किया, ठीक है, एक फोर्स में थ्रो किया, ये गया गया गया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गया? 0। ठीक है, किसी भी हाइट में इसकी वेलोसिटी 0 होगा, तो 0 होते ही नीचे आएगा ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे वेलोसिटी 0 था, अब ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये इसको खींच रहा है। कौन? अर्थ। अर्थ इसको खींच रहा है और ये नीचे आ रहा है। अगर अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। जैसे जैसे ये बॉल फ्री फॉल होता रहेगा ना, नीचे नीचे आता रहेगा, तो वेलोसिटी इंक्रीज होता रहेगा। क्या होता रहेगा बच्चों? इंक्रीज। तो फ्री फॉल में सबसे टॉप में, ठीक है, इन फ्री फॉल एट द टॉप हाइट
एट द टॉप हाइट वेलोसिटी इज 0। जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होना शुरू होता है, जैसे कि यहाँ से ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होना शुरू हो रहा है, मतलब इस टॉप हाइट में वेलोसिटी कितना रहता है? 0। कितना रहता है? 0 रहता है। ठीक है, मैंने इसको ऐसे फेंका, अब यहाँ से ये नीचे क्यों आ रहा है? इस यहाँ पे जाके ही नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो रहा है। ठीक है, तगड़ा कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करना। अब जैसे ये बॉल नीचे 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 आने की कोशिश कर रहा है, व्हेन इट्स कम ग्रेजुअली डाउनवर्ड देन द वेलोसिटी इज आल्सो इंक्रीजेस। जैसे ये नीचे 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 आता है, उसकी क्या बढ़ जाता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी बढ़ने लग जाता है धीरे धीरे। सेकेंड पॉइंट, द वेलोसिटी इंक्रीजेस। वेलोसिटी increases gradually when it comes down। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या था? इन फ्री फॉल एट द टॉप ऑफ द हाइट द वेलोसिटी इज 0। टॉप हाइट में वेलोसिटी 0 होता है। जैसे ही नीचे आता है, क्यों? क्योंकि इसकी ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको खींच रहा है, इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या हो गया? बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, इसलिए वो नीचे आता है। अब किसी भी चीज़ की अगर, अब देखो ओनली वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ रहा है। मतलब सोच लो, यहाँ पे अगर वेलोसिटी 0 है, शायद यहाँ पे हो सकता है 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे हो सकता है 10 मीटर पर सेकेंड, और नीचे हो सकता है कितने? 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी क्या है? ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ग्रेजुअली क्या हो जा रहा है? जैसे जैसे आ रहा है अर्थ की तरफ, वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है। ओनली वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, डायरेक्शन में कोई चेंज आ रहा है क्या? नहीं, देखो एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, सो द वेलोसिटी मत लिखो, द मैग्नीट्यूड लिख दो। मैग्नीट्यूड, ओनली वैल्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस ग्रेजुअली व्हेन इट कम्स डाउन। जैसे ये डाउन आता है बच्चों, इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ने लग जाता है। अब आपको पता होगा वेलोसिटी जब बढ़ता है या फिर कम होता है, तब एक बॉडी क्या होता है? एक्सेलरेट होता है। क्या होता है? एक्सेलरेट। आपने पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये आपकी क्या मोशन चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी ग्रेजुअली बढ़ रहा है। पहले 0 था, फिर 5 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 15 हो गया। ठीक है, जैसे जैसे नीचे आया वेलोसिटी बढ़ता गया। ठीक है, तो इस वेलोसिटी की इंक्रीजेस की रीजन से क्या होगा? द बॉडी एक्सेलरेट। द बॉडी एक्सेलरेट। देखो 3 पॉइंट मिल गए। टॉप में 0 रहा, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस ग्रेजुअली व्हेन इट कम डाउन। अब ये वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, इसलिए क्या हुआ? द बॉडी एक्सेलरेट। द बॉडी एक्सेलरेट। कहाँ पे एक्सेलरेट हुआ? टूवर्ड्स द अर्थ। अर्थ की तरफ एक्सेलरेट हुआ, टूवर्ड्स द अर्थ। ओके, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई क्या? इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई कि किसी भी बॉडी को हमने एक हाइट में थ्रो किया, उस हाइट में जाके उसकी वेलोसिटी हो गया 0। जैसे वेलोसिटी 0 हो गया, ये धीरे धीरे नीचे आने लगा। जैसे ही नीचे आने लगता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, और इस वेलोसिटी ग्रेजुअली बढ़ जाता है। इसलिए ये बॉडी क्या होता है? एक्सेलरेट होता है। क्या होता है? एक्सेलरेट। जहाँ पे भी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ने लगता है, वहाँ पे बॉडी क्या होना शुरू करता है? एक्सेलरेट होना शुरू करता है। क्या बात है, क्या मज़ेदार चीज़ है यार, क्या बात है। ठीक है, ओके, एक्सेलरेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, दिस एक्सेलरेशन this acceleration of body towards the earth, ये जो फ्री फॉल में बॉडी जो एक्सेलरेट होके अर्थ की तरफ आता है या फिर अर्थ की तरफ मूव करता है,
बेसिक सी बात है, जब अगर मैं इस बॉडी को यहाँ से थ्रो करूँ, ये जो एक्सेलरेट होके अर्थ की तरफ मूव करता है, ठीक है, सो दिस एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी टुवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बात है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, ये एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस हुआ? फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण। दिस एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कोई भी चीज़ अगर एक हाइट में जाके नीचे आ रहा है, अगर नीचे आ रहा है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब जब वो नीचे आ रहा है, कैसे आ रहा है? एक्सेलरेट होते हुए नीचे आ रहा है, जल्दी 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 नीचे आ रहा है, फटफट करके नीचे आ रहा है, ठुर्र करके नीचे आ रहा है। जो ये एक्सेलरेट करता है, जो ये बॉडी क्या करता है, ऐसे एक्सेलरेट करके अर्थ की तरफ आता है कोई भी बॉडी, तो उस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये 4 पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट कीजिए। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। हाँ, नोट डाउन कीजिए। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्री फॉल में, टॉप हाइट में वेलोसिटी हो गया 0, जहाँ से 0 हुआ वहाँ से वो फ्री फॉल होना शुरू हुआ। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इंक्रीजेस ग्रेजुअली व्हेन इट कम डाउन। इस वेलोसिटी के इंक्रीज के लिए वो क्या हुआ? बॉडी एक्सेलरेट हो गया टुवर्ड्स द अर्थ। अब क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इस बॉडी में, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लिए हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और इसको स्मॉल g से डिनोट करते हैं। कैसे? स्मॉल g से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिनोट किया जाता है। ठीक है, हाँ, इसको नोट डाउन करो। ओके, हाँ, इसको स्मॉल g से डिनोट किया जाता है। प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, हाँ, अब इसकी डेरिवेशन देखेंगे अभी। ओके, आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब थोड़ा इसकी डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझ में आ गया? हाँ, तो अब एक नया वर्ड स्टार्ट हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको क्या बोलते हैं? स्मॉल g। क्या बोलते हैं? स्मॉल g। चलो अभी इसको डिराइव करते हैं कि है क्या ये। सपोज करो ये हमारा अर्थ है। क्या है? अर्थ। एक बॉडी यहाँ से फ्री फॉल हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्रीली फॉल, मतलब एक बॉडी यहाँ से स्ट्रेट नीचे आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कब? जब ये बॉडी इस अर्थ में टच कर जाएगा, कि कितने एक्सेलरेशन में ये टच कर रहा है आखिर, इसको ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। जब ये बॉडी एक्सेलरेट होते ऐसे अर्थ सरफेस को टच करता है ना, उसी को ही क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और क्यों इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला जाता है? क्योंकि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लिए ये एक्सेलरेट होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे अर्थ के पास एक फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, जिसकी वजह से हर ऑब्जेक्ट को वो नीचे खींचता है। ठीक है, चलो अब ये क्या? एक बॉडी है, ये भी फ्रीली फॉल होके कहाँ आ गया? अर्थ के सरफेस में आके टच हो गया। ठीक है, हाँ, इस बॉडी का मास ले लेते हैं हम स्मॉल m। ठीक है, छोटा सा बॉडी है। अब ये कहाँ पे टच हुआ आके? अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो अर्थ के मास को ले लेते हैं हम कैपिटल M। ठीक है, अब बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट बॉडी है जिसकी मास स्मॉल m है, और ये जो अर्थ है कैपिटल M, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है? आप तो बोलोगे यार ये अर्थ था और अर्थ की सरफेस में आके एक बॉडी टच हो गया, तो डिस्टेंस तो कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, अर्थ की डिस्टेंस हमेशा कैलकुलेट किया जाता है उसकी सेंटर से। कहाँ से? सेंटर से। अगर कोई भी बॉडी, चाहे वो आप भी क्यों ना हो, अगर अर्थ के ऊपर खड़े हो, ठीक है, तो आप और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? ये सरफेस से लेके अर्थ के सेंटर तक की डिस्टेंस।
जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। और हम कैपिटल आर लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ये और ये जो क्या छोटा सा ऑब्जेक्ट और जो अर्थ बड़ा सा मास है, उनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हम कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें वैल्यू ऑफ जी निकालना है, ठीक है। तो क्या हुआ, एक बॉडी था, ये फ्री फॉल होके नीचे आ गया, ठीक है, एक्सेलरेट होके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आ गया। नीचे क्यों आया? क्योंकि इसमें क्या लगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए नीचे आ गया। ओके, हाँ ठीक है। जब ये अर्थ के सरफेस के ऊपर टच किया, ठीक है, अब ये अर्थ के सरफेस के ऊपर है, यहाँ से अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ये रेडियस। क्योंकि हम हमेशा अर्थ के डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं सेंटर से, अर्थ के सेंटर से, ठीक है। अब चलो, let us consider a body mass small m freely fall on surface of the earth of mass capital M, capital M, okay। सेकेंड, अगर इसने फ्रीली फॉल होके क्या अर्थ के सरफेस के ऊपर गिरा हुआ है, दैट मीन्स इसमें क्या लगा होगा, जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से गिरा है। सो द एक्सेलरेशन इज कितने, जी, स्मॉल जी, ओके। वी नो, हमें पता है फोर्स का मतलब क्या होता है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये जो बॉडी है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये क्यों लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वजह से, ठीक है। हाँ, ये जो मास है, ये जो यहाँ पे ये बॉडी था जो कि फ्रीली फॉल होके नीचे आया, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये क्यों लग रहा है, ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू एम इंटू ये जो ए एक्सेलरेशन है उसके जगह पे हम लिख सकते हैं g। क्यों? क्योंकि इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है और जिसके वजह से ये नीचे आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू जी हो गया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे फोर्स मतलब क्या है, F क्या है, F है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड क्या, मास m। ये जो F है, ये क्या है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। जब ये ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ द अर्थ में गिर गया आके, तब अर्थ एंड इसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है F। तो ये F का फॉर्मूला क्या होगा, G, कैपिटल M मतलब मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है r। अभी मैंने बोला था सेंटर से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो सेंटर से अर्थ के सरफेस के ऊपर जो डिस्टेंस है ये क्या है, r, रेडियस r², ठीक है। इस फोर्स के जगह पे मैंने क्या लिख दिया, G, M, कैपिटल M, स्मॉल m डिवाइडेड बाय r²। क्यों? क्योंकि ये है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू ये भी क्या था, m इंटू जी, ठीक है। इस फोर्स के जगह पे मैंने ये लिख दिया, ये फॉर्मूला है, एंड m इंटू जी के जगह पे मैंने m इंटू जी लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखो ये स्मॉल m और स्मॉल m क्या हो गया, कट हो गया, तो क्या बच गया, g कैपिटल M बाय r² इज इक्वल टू स्मॉल g, ठीक है। स्मॉल g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मैं लिख सकता हूँ स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G M डिवाइडेड बाय r², वेयर कैपिटल G को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल G कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट, ठीक है। ऐसे ही कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ, एंड कैपिटल R क्या है, R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, ओके, रेडियस ऑफ अर्थ। नहीं तो हम ये भी बोल सकते हैं कैपिटल R को डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू सरफेस ऑफ द अर्थ, और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द बॉडी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। हाँ, ये है इसकी डेरिवेशन, किसकी, स्मॉल g की डेरिवेशन। तो यहाँ से स्टार्ट करो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अच्छे से देखना, और एक बार बता देता हूँ। हमें पता है F इज इक्वल टू M इंटू ए। यहाँ पे F मतलब क्या है, अब M इंटू ए है, ए के जगह पे मैंने क्या लिख दिया, G। क्यों, क्योंकि ये बॉडी फ्रीली फॉल होकर सरफेस ऑफ द अर्थ पे आ रहा है, मतलब इसके ऊपर क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी मैंने पढ़ाया था, अगर कोई चीज़ नीचे आ रहा है अर्थ के सरफेस पे तो उसके ऊपर क्या लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, G, ए के जगह पे, ओके। देन अब ये फोर्स का मतलब क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड दिस ऑब्जेक्ट। ये जो स्मॉल ऑब्जेक्ट, ये अर्थ के बीच में क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया, ठीक है। कल हमने पढ़ा था G, कैपिटल M मतलब मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मतलब मास ऑफ द बॉडी, R मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, और R को हम ये भी बोल सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। इज इक्वल टू अब ये क्या था, mg, तो मैंने mg को mg यहाँ पे लिख दिया। बस इस फोर्स के जगह पे मैंने ये रिप्लेस कर दिया, और इस साइड पे जहाँ था मैंने वो लिख दिया, ओके। देन स्मॉल m इक्वेशन है, कट हो गया, तो g इज इक्वल टू क्या आ गया, gm बाई आर स्क्वायर। ये है स्मॉल g का फॉर्मूला, ठीक है, स्मॉल g का फॉर्मूला, ओके। आप प्लीज़ इसको ये करो, नोट डाउन करो। हो गया, पॉज करके नोट डाउन करो। अब हमने क्या पढ़ा, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m बाई आर स्क्वायर, जिसमें G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M मास ऑफ द अर्थ, याद रखना, R रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितना होगा, ये याद रखना बच्चों, जो G का वैल्यू है, पहली बात तो ये अर्थ की हर जगह पे सेम होगा, ऐसे बोला जाता है, बट मैं तुम्हें बताऊंगा ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंट भी होता है। बट आज ऑफ नाउ ये याद रखना, जो वैल्यू ऑफ G, जो G का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है, वो अर्थ के हर जगह पे सेम ही रहता है, ठीक है। कैसे सेम रहता है, क्यों सेम रहता है, और अर्थ में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर ये जो वैल्यू ऑफ G सेम ही एक्ट करता है, ठीक है। मेरे लिए भी वैल्यू ऑफ G सेम है। अगर मैं कहीं से जंप करूँगा, किसी हाइटेड प्लेस से अगर मैं जंप कर रहा हूँ, तो मेरे लिए भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतना ही होगा। अगर आप जंप करोगे आपके लिए भी उतना ही होगा। या मार्कर को अगर मैं ऐसे छोड़ दूंगा यहाँ से, अगर मार्कर को यहाँ से मैं गिरा दूँ, अगर ये जो नीचे आ रहा है इसके ऊपर भी जो G लग रहा है ये सेम ही लगेगा। मतलब G इस अर्थ के हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम ही है, ठीक है। अब इसके हम वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैपिटल G कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब मास ऑफ अर्थ ये कितना हो जाएगा, लगभग आपकी 5.922 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। m मतलब मास ऑफ अर्थ है, r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, वो कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6, स्क्वायर है तो स्क्वायर करो। जब इस पूरे चीज़ को आप सॉल्व कर दोगे ना, ये लगभग कितना आ जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करके मैं टाइम ख़राब नहीं करना चाहता, कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। जब इसको पूरा आप सॉल्व कर दोगे तो वैल्यू ऑफ G कितना आएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये G इज इक्वल टू क्या आया,
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। बच्चों ये जो वैल्यू है ये अर्थ के हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम है। जैसे मैंने बोला था ये मेरे लिए भी इतना ही वैल्यू है। अगर मैं किसी हाइटेड प्लेस से कूदूंगा, ठीक है, तब भी जी कितना एक्ट होगा, 9.8 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप किसी हाइट वाले बिल्डिंग से कूद के नीचे आओगे, ठीक है, कूद मत जाना हाइट वाले बिल्डिंग से, किसी भी ऊपर जगह से कूद के जब आप नीचे अर्थ की तरफ आओगे तब भी वैल्यू उतना ही रहेगा। अगर इस मार्कर को अगर मैं यहाँ से क्या करूँगा, ऐसे नीचे फेंक दूंगा, इसके लिए भी इसका वैल्यू सेम ही है। मतलब अर्थ के हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ये जो वैल्यू ऑफ जी है सेम है। ठीक है, हाँ, अर्थ की हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ये वैल्यू ऑफ जी क्या है, सेम है। ठीक है, ओके, ये हो गया जी का कहानी। जी मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। जी के बारे में और थोड़ा जानेंगे। हाँ, वैल्यू ऑफ जी इज सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ऑन अर्थ। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये हर ऑब्जेक्ट जो अर्थ में प्रेजेंट है सबके लिए सेम ही है। मतलब कितने, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैल्यू ऑफ जी डिफर एट डिफरेंट प्लेस ऑफ अर्थ। ठीक है, हाँ, ये आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ये डिफर करता है। ठीक है, पहले लिख लीजिए। ठीक है, सेकंड नंबर पॉइंट मैं आपको पूरा समझाऊंगा ये कैसे डिफर करता है। ठीक है, हम जिस सरफेस में अभी रह रहे हैं अर्थ की, ठीक है, वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी सेम हो सकता है, पर जैसे कि अर्थ के डिफरेंट जगह पे ना ये वैल्यू ऑफ जी थोड़ा थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, कम ज़्यादा होता रहता है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो और तो वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, डिफर्स होता है क्या, डिफरेंट प्लेस ऑफ अर्थ। अर्थ की डिफरेंट सरफेस पे ये डिफरेंट हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं ये बताऊंगा। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो। ठीक है, पहले ये डिस्कस करेंगे एक प्रैक्टिकल के साथ, फिर ये। ठीक है, हाँ, ओके। तो सबने ये दो पॉइंट नोट कर लिया। तो वैल्यू ऑफ जी इज सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ एंड वैल्यू ऑफ जी डिफर्स एट डिफरेंट प्लेस ऑफ अर्थ। ठीक है, हाँ, इसके साथ और एक पॉइंट आप लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ जी independent of mass। वैल्यू ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट independent of object mass, independent of object mass। okay, so the value of g independent of object mass। तो ये जो वैल्यू ऑफ जी है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये बात सोच लो ये तुम्हारा एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं क्या यहाँ से अभी थ्रो करूँ तो क्या होगा, नीचे आएगा ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब जब ये नीचे आ रहा है, जब ये ऐसे नीचे आ रहा है, इसके ऊपर क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। अब ये जी इसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, वो मैं आपको एक प्रैक्टिकल के साथ समझा दूंगा। ये जो फर्स्ट पॉइंट है, अभी के लिए इतना समझो कि ये जो वैल्यू ऑफ जी है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ऐसे नहीं कि इसके मास ज़्यादा हो तो मैं
इसके ऊपर ज़्यादा एक्सेलरेशन लगाऊंगा, इसके मास कम हो तो मैं इसके ऊपर कम एक्सेलरेशन लगाऊंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस अर्थ में जितने भी ऑब्जेक्ट है, चाहे कितने भी उनका मास हो, सबके ऊपर वैल्यू ऑफ जी सेम होता है। सो द वैल्यू ऑफ जी इज कंप्लीटली इनडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, मास के साथ इसका बच्चों कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, अगर ये 2 kg का है, इसके लिए वैल्यू ऑफ जी जितना होगा, अगर एक 50 kg का एक चीज़ ले आओ, उसके लिए भी वैल्यू ऑफ जी वही होगा। ठीक है, और वो वैल्यू कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन सेकेंड पॉइंट हमने क्या देखा था, द वैल्यू ऑफ जी डिफर्स एट द डिफरेंट प्लेस ऑफ द अर्थ। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये वैल्यू ऑफ जी हर डिफरेंट प्लेस पे कैसे अलग अलग होता है। ठीक है, हाँ, डिफरेंट प्लेस पे कैसे अलग अलग होता है वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, अर्थ की डिफरेंट प्लेस पे कैसे थोड़ा बहुत डिफर करता है। ठीक है, इसकी वैल्यू जी के वैल्यू। ठीक है, हाँ, अब पहले हम डिस्कस करेंगे सेकंड पॉइंट, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट को मैं विथ एन एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। ठीक है, एक मिनट, ओके। पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, जो इसकी सेकंड नंबर पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। क्या सेकंड नंबर पॉइंट क्या है, द वैल्यू ऑफ जी डिफर्स एट डिफरेंट प्लेस ऑफ अर्थ। अगर बच्चों आप अर्थ की अगर शेप देखोगे ना, वो कंप्लीटली ऐसे स्फेरिकल शेप नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अर्थ की जो शेप है वो कंप्लीटली ऐसे स्फेरिकल शेप है, ऐसा नहीं है। अगर अर्थ की शेप देखोगे ऐसे थोड़ा इलिप्टिकल है, इस टाइप का शेप है। ठीक है, हाँ। अब अर्थ की जो सेंटर से एक लाइन है, इसको बोलते हैं क्या, इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। एंड इसको पोल, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। और ये ऊपर वाले को पोल बोलते हैं। ठीक है, ये अर्थ का सेंटर है। अब क्योंकि अर्थ की जो सरफेस है, ठीक है, वो क्या है, मतलब पूरे के पूरे इवन सरफेस है नहीं। इवन सरफेस मतलब चारों तरफ सेम नहीं है। अगर ऐसे एक स्फेरिकल शेप होता तो चारों तरफ सेम भी हो जाता, बट अर्थ लाइकली एलिप्टिकल शेप है ऐसे। ठीक है, इसलिए अर्थ की डिफरेंट सरफेस पे जी भी वेरी करता है। जैसे कि अगर कोई इधर खड़ा है, इसके लिए जी कितना होगा, ठीक पोल पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.87 के लगभग। अगर आप ऐसे पोल की तरफ खड़े हो, अर्थ की जो पोल है उसकी तरफ खड़े हो, तो जी कितना हो जाता है, 9.87 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, रेडियस की वजह से। अगर आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो अर्थ का रेडियस है आर, ये कम है आज कंपेयर टू दिस। आप नॉर्मली देख लो, जो पोल है, जो पोल का पूरा लेंथ कम रहता है, और जो इक्वेटर है, इक्वेटर का लेंथ सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब जो हमारी फॉर्मूला है z इज इक्वल टू जी कैपिटल M बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे बच्चों जो वैल्यू ऑफ g है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है। ठीक है, वो किसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस ऑफ अर्थ के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे g तो बच्चों कांस्टेंट है, क्योंकि g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। m क्या, मास ऑफ अर्थ, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों कांस्टेंट हो गए, दोनों के दोनों कांस्टेंट हो गए, तो ये किसके साथ वेरी करेगा, रेडियस ऑफ अर्थ के साथ। ठीक है, हाँ, तो g हमेशा रेडियस ऑफ अर्थ के साथ वेरी करता है। बहुत सारे चीज़ के ऊपर g डिपेंड करता है, बट अभी के लिए समझो ये रेडियस ऑफ अर्थ के साथ डिफर करता है। ठीक है, अब ये रेडियस ऑफ अर्थ के साथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला में r कहाँ है, नीचे है। कोई चीज़ अगर नीचे होता है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कोई चीज़ ऐसे सामने होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो g इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, रेडियस ऑफ द अर्थ, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इस हिसाब से जितनी रेडियस आपकी कम होगा, जितनी रेडियस कम होगा, उतनी आपकी g की वैल्यू ज़्यादा होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही वही होता है। ठीक है, जितनी r का वैल्यू कम होगा, कम,
ठीक है, उतनी जी का वैल्यू ज़्यादा होगा। ठीक है, आर अगर लेस है तो जी मोर, वैसे ही आर अगर मोर है तो जी लेस। जहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत वेरी करता है, मतलब कम हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे जी का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है। अब अगर आपकी अर्थ की शेप की बात करूँ, ये आप देख रहे हो शेप, अब देखो इक्वेटर बहुत बड़ा है, इक्वेटर का जो लेंथ है वो बड़ा है, ठीक है, मतलब इसकी लेंथ ज़्यादा है। अब जो पोल की लेंथ कम है, पोल की लेंथ कम है, इसलिए जो पोल में ना, क्योंकि इसकी लेंथ कम है तो इसकी रेडियस कम है, इसलिए जी का वैल्यू यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, मतलब 9.87 थोड़ा ही ज़्यादा है। अब जैसे मैं पोल से इक्वेटर की तरफ आऊँगा, यहाँ पे ऐसे चल चल के इक्वेटर की तरफ आऊँगा, तो ये जी का वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना रेडियस थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे रेडियस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर का लेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी रेडियस भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अगर ये बच्चा आके इधर अगर खड़ा हो गया तो इसके ऊपर जो जी का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 9.78, थोड़ा सा ही कम। ठीक है, लगभग कितने, 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नॉर्मल जी का वैल्यू कितना है, 9.8, तो पोल के ऊपर भी उतना ही रह रहा है, 9.8। अब अर्थ की किसी भी सरफेस पे आप मूव करो उतना ही रहेगा, 9.8। बट जैसे आप इक्वेटर की तरफ आओगे तो वो थोड़ा कम हो जाएगा। किसका वैल्यू, जी का वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ जी एट पोल कितना है, 9.87 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेडियस थोड़ा कम है। वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर, ई क्यू पूरा लिख देना आप, इक्वेटर कितना, ये देखो 9.87 इंटू 9.87 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.87 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अब एक चीज आता है, वैल्यू ऑफ जी एट सेंटर ऑफ अर्थ, एट सेंटर ऑफ अर्थ। ये कितना होता है बच्चों, 0 होता है, याद रखना कितना होता है, 0 होता है। क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ में ना क्या होता है, तुम्हारी सारे मास, अर्थ के सारे मास इस सेंटर ऑफ अर्थ में आके कंसंट्रेट होता है। इस कंसंट्रेट होने की रीज़न पे इस सेंटर पे ना, ठीक है, हर तरफ, सेंटर की हर तरफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगता है अर्थ को। तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगने की रीज़न से तो जो नेट फोर्स होता है वो 0 हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों, 0। तो नेट फोर्स 0 होने के कारण आपकी वैल्यू ऑफ जी भी 0 हो जाता है। वैल्यू ऑफ जी भी कितना हो जाता है, 0। ठीक है, ये आपकी इतना आप थोड़ा +2 साइंस में और अच्छे से पढ़ोगे, अभी आपका है नहीं, फिर भी बता देता। ठीक है, हाँ, जानने में कोई दिक्कत है नहीं। तो सेंटर ऑफ अर्थ में, क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ में पूरे मास, अर्थ की मास कंसंट्रेट होता है, इसलिए यहाँ पे एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स हर डायरेक्शन में अर्थ के ऊपर एक्ट करता है। और उस रीज़न की वजह से अर्थ के सेंटर में जो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो 0 रहता है। ठीक है, अब हमें पता है F = क्या है, m × g। अब F 0 हो गया, मास तो कभी किसी बॉडी का 0 होगा ही नहीं। ठीक है, कभी ऐसे सुना है क्या कि मास 0 हो गया, आपके अंदर का मास 0 हो गया? ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ तो मास रहेगा। तो फोर्स 0 होने के लिए किसको 0 होना पड़ेगा, जी को ही 0 होना पड़ेगा, तब जाके टोटल फोर्स 0 होता है। इसलिए F 0 हो जाता है, इसलिए जी भी 0 ही होता है। ठीक है, हाँ, समझ में आ गया। तो ये आप याद रखो, वैल्यू ऑफ जी एट पोल कितना है, इक्वेटर कितना है, और इक्वेटर में ज़्यादा क्योंकि रेडियस थोड़ा कम है, तो रेडियस कम, जी मोर। अब पोल की तरफ क्या हो रहा है कि थोड़ा कम हो जा रहा है जी का वैल्यू, थोड़ा सा ही कम, ऐसा नहीं कि पूरा कम। क्यों? क्योंकि पोल की तरफ रेडियस ज़्यादा है, अब रेडियस ज़्यादा तो जी का वैल्यू लेस। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, लिख लो, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हाँ, फर्स्ट वाला पॉइंट को आप छोड़ के रखना, ये मैं आपको बताऊंगा।
इसकी रीज़न मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा, आप छोड़ के रखो इसको, ठीक है। फर्स्ट वाले को आप छोड़ के रखो, इसकी कोई दिक्कत है नहीं, बाकी सब प्लीज़ नोट डाउन करो, बाकी सब आप नोट डाउन प्लीज़ कीजिए, फर्स्ट वाले को छोड़ के रखिए। ओके चलो और थोड़ा जानते हैं, ठीक है। देखो हर एक छोटा से छोटा पॉइंट रिलेटेड टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैं आपको बताऊंगा। ये आपको अभी 9th में भी नहीं, आपकी हायर स्टडी मतलब +2 साइंस में भी काम देगा। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर किसी भी +2 साइंस फर्स्ट ईयर के बच्चों को ग्रेविटेशन में डाउट है तो प्लीज़ पहले ये वीडियो देख लेना 9th वाले, तब जाके आपको वो +2 वाले डाउट क्लियर होगा कि एल्टीट्यूड में कितना होता है, डेप्थ में जाओ तो कितना होता है, वैल्यू ऑफ जी, क्योंकि 9th में इतना है नहीं डीप में, ठीक है। तो हमने देखा था वैल्यू ऑफ जी सब ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहता है 9.8 और इंडिपेंडेंट ऑफ मास रहता है। मास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, चाहे वो 2 kg का हो, चाहे वो 20 kg का हो, चाहे 20 क्विंटल का हो, सबके लिए वैल्यू ऑफ जी सेम ही रहता है। वो मैं आपको दिखाऊंगा विथ प्रैक्टिकल। सेकेंड पॉइंट हमने डिस्कस किया कि कैसे डिफर होता है वैल्यू ऑफ जी डिफरेंट पोजिशन ऑफ अर्थ में, ठीक है। हाँ, अब एक पॉइंट है वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स, ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला पॉइंट शेप ऑफ अर्थ, ये तो मैंने आपको बताया कि अर्थ का शेप पूरे के पूरा क्या स्फेरिकल नहीं है, थोड़ा अनइवन इलिप्टिकल शेप है, इसलिए जी का वैल्यू डिफर करता है। दूसरा चीज़ है रेडियस ऑफ अर्थ, वो तो फॉर्मूला में ही है, क्या कैपिटल जी इज इक्वल टू, जो आपको मैंने बताया, जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², नीचे है r इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। तो r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, एक तो शेप एक रेडियस ऑफ अर्थ। तीसरा मोशन ऑफ अर्थ, इतना आप याद रखो। ये कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर तुम्हारा आपकी वैल्यू ऑफ जी डिपेंड करता है, इसके अलावा और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। वैल्यू ऑफ जी मास ऑफ अर्थ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वैल्यू ऑफ जी ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। बस ऐसे कुछ कुछ चीज़, शेप, रेडियस, मोशन ऑफ अर्थ, इन सब के ऊपर थोड़ा थोड़ा डिपेंड करता है। ये शायद आपकी 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, ये हो गया जी के बारे में बहुत कहानी, फ्री फॉल के बारे में बहुत कहानी हो गया आज तो, ठीक है। आप प्लीज़ इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। वीडियो अगर लंबा हो रहा है तो आप लोग प्लीज़ इसको पार्ट वाइज मतलब थोड़ा थोड़ा करके देखिए सो दैट को आपको समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ, फिर वीडियो मुझे थोड़ा ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मुझे थोड़ा थोड़ा एक एक घंटे से ऊपर की वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है। बट आप पार्ट वाइज भी इसको देख सकते हैं, नो इश्यू, ठीक है, क्योंकि मुझे एक चैप्टर कम से कम 2-3 क्लास में ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आई होप द चैप्टर विल बी कंप्लीटेड, ओके। हाँ, अब एक चीज़ पढ़ेंगे जो आपने ऑलरेडी मोशन चैप्टर में पढ़ा हुआ है। क्या आप पूछोगे, क्या क्या अरे मोशन चैप्टर में क्या पढ़ा था? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ
ऑब्जेक्ट की जो मोशन इन इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट की जो मोशन है हम ये पढ़ेंगे। देखो भाई बहुत सिंपल सी चीज़ है, सपोज करो ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई बॉडी कहाँ मूव करेगा, अगर मैंने एक बॉडी को यहाँ रखा और ऐसे थ्रो किया ऊपर, ठीक है, तो बॉडी स्ट्रेट वे कहाँ आएगा, नीचे, एक हाइट को अचीव करेगा, मैंने अभी बोला था, और वो इस हाइट के बाद कहाँ जाएगा, सीधे नीचे, सीधे नीचे। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, जी। हमने नॉर्मल मोशन चैप्टर में एक्सेलरेशन क्या पढ़ा था, ए पढ़ा था, बट यहाँ पे हम जब क्या मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे तो एक्सेलरेशन को क्या पढ़ेंगे, जी, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, जब कोई बॉडी नीचे जाता है तो जी क्या होता है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये अर्थ की तरफ जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये बॉडी अगर ऐसे नीचे जा रहा है सीधे फ्री फॉल होके, तो ये अर्थ की तरफ जा रहा है, इसलिए जी का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अगर किसी बॉडी को मैं अगर ऊपर फेंक रहा हूँ तो मैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स फेंक रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा है, नीचे। अगर मैं किसी चीज़ को ऐसे ऊपर फेंक रहा हूँ, अगर ऐसे ऊपर फेंक रहा हूँ, ऐसे कोई चीज़ अगर ऊपर जा रहा है मतलब ये अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स जा रहा है। इसलिए अगर कोई बॉडी अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, माइनस जी। माइनस बस डायरेक्शन है और कुछ नहीं, क्योंकि ये अपवर्ड जा रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है ये, ठीक है। ग्रेविटी कहाँ एक्ट करता है, नीचे। कोई चीज़ अगर ऊपर जा रहा है मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है, इसलिए ये माइनस, ठीक है। अगर कोई चीज़ ऐसे नीचे जा रहा है मतलब टूवर्ड्स द ग्रेविटी, इसलिए जी का वैल्यू प्लस। बस इतना समझना है और कुछ नहीं। बाकी वेलोसिटी को v, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को u, फाइनल वेलोसिटी को v, जैसे हमने मोशन चैप्टर में पढ़ा हुआ था, ठीक है। बस यही आपको समझना है, कोई चीज़ ऊपर जा रहा है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, ठीक है। इस बॉल को यहाँ रख के अगर ऊपर फेंक रहा हूँ, अगर ये ऊपर जा रहा है मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन माइनस जी। अगर ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है मतलब ग्रेविटी के तरफ आ रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन जी। तो सेम बच्चों काइनेमेटिक इक्वेशन इसमें भी है, जिसको बोलते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर ऐसे ऊपर आप फेंक रहे हो तो नीचे जो वेलोसिटी है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। जो ऊपर जाके वेलोसिटी जीरो हो जाता है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी, याद रखना, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को ऊपर फेंक रहा हूँ ऐसे, देखो अब इस हाइट से नीचे आना शुरू हुआ, मतलब इसमें कुछ इनिशियल वेलोसिटी था, समथिंग 5, 10, 15 कुछ भी, ऊपर गया, फाइनल में पहुंचा तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो गया। तो नीचे वाला क्या है, इनिशियल, जब ऊपर पहुंच गया वो फाइनल। कोई भी बॉडी अगर अपवर्ड जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, हाँ। सेम कोई चीज़ अगर डाउनवर्ड आ रहा है तो ऊपर क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, और नीचे फाइनल वेलोसिटी। समझ में आ गया। कोई चीज़ अगर ऊपर जा रहा है, ऐसे अगर मैं ऊपर फेंक रहा हूँ तो नीचे क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, और ऊपर जहाँ पे वो रुक के ऐसे नीचे आ रहा है, जहाँ पे जाके रुका वो फाइनल। अगर कोई चीज़ अगर मैं नीचे डाउनवर्ड फेंक रहा हूँ तो ये क्या है, इनिशियल, जैसे डाउन आ जाएगा फाइनल, ठीक है, हाँ। ये अपवर्ड इसमें लिख लेता हूँ, डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन के बारे में समझ में आ गया। तो ये क्या है, u, इनिशियल, अगर इनिशियल वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी कहाँ, नीचे की तरफ आ रहा है, अगर पहुँच गया नीचे मतलब फाइनल वेलोसिटी, ओके। सेम कोई बॉडी ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे कहाँ क्या होगा, u, इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे क्या, फाइनल वेलोसिटी, ओके। अब छोटी सी चीज़ आपको समझना है, अगर बॉडी जा रहा है अपवर्ड, ठीक है,
बॉडी कहाँ जा रहा है, अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ, ए से जा रहा है, मैंने फेंका ऐसे जा रहा है बॉडी। तो इनिशियल वेलोसिटी को u मानेंगे और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, बताओ भाई। बॉडी अपवर्ड जा रहा है, ये है ऐसे अप गया, तो कुछ मैंने इनिशियल वेलोसिटी दिया u। अब जाके एक हाइट पे क्या हो रहा है, रुक जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो जहाँ पे रुक रहा है वो फाइनल वेलोसिटी है। रुक रहा है मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0। तो अगर कोई चीज़ अपवर्ड जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी 0। ये अपवर्ड के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डाउनवर्ड, कोई बॉडी अगर नीचे आ रहा है, अगर मैं इसको ऐसे फेंक रहा हूँ नीचे, तो पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या था, कुछ भी नहीं, 0, क्योंकि मैंने यहाँ पकड़ के इसको फेंक रहा हूँ अभी, ठीक है। तो डाउनवर्ड में इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0, ठीक है, क्योंकि ये पकड़ के रखा हूँ ना, कुछ भी वेलोसिटी नहीं है। अब गिरने के बाद क्या होगा, देखो मूवमेंट कर रहा है, मतलब कुछ फाइनल वेलोसिटी है इसमें, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, v, ठीक है। सिंपल सी बात याद रखना है, अपवर्ड अगर जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी होगा 0, अगर डाउनवर्ड आ रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी, जो स्टार्टिंग वाला वेलोसिटी, वो 0, ठीक है। ये 3 इक्वेशन से ही आपको क्या, ये 3 ही इक्वेशन है जो कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, कुछ अलग नहीं है जो हमने मोशन चैप्टर में पढ़ा था। बट यहाँ ए की जगह क्या यूज़ होगा, जी। जहाँ जहाँ पे ए का वैल्यू आएगा यहाँ पे हम जी का वैल्यू डालेंगे, और जी का वैल्यू कितना है बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम क्या लगभग 10 ले लेते हैं, हमारी इजी होगा इसलिए, ठीक है। हाँ, अब हम देखेंगे ये जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सबके लिए कैसा सेम रहता है, ठीक है। ये कैसे मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है। कैसे ये मास इंडिपेंडेंट है वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। ओके, एक टैग लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला था क्या, कि हमारे जो वैल्यू ऑफ जी है वो मास के साथ इंडिपेंडेंट है, मतलब सबके लिए ये कांस्टेंट रहता है, चाहे वो ये क्या रबर स्टम्प बॉल हो जिसके मास ज्यादा है, और ये बॉल हो, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके मास कम है, ये लगभग 3-4 ग्राम का होगा, ठीक है, और ये ज्यादा है, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट मास है, इसका मास ज्यादा है, इसका क्या कम है, बट इन दोनों के लिए जो अपना वैल्यू ऑफ जी है, जिसको हम क्या बोलते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दोनों के दोनों सेम ही एक्ट करेगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको फ्री फॉल करूंगा ऊपर से सेम हाइट से। अब जब ये अर्थ के सरफेस को रीच करेगा ना, एक ही साथ देखना दोनों के दोनों टच करेगा, एक ही साथ टच कर रहा है तो इसके और इसके दोनों के ऊपर जो वैल्यू ऑफ जी है वो सेम ही लगता। चलो देखो 1 2 3 गो, देखा दोनों के दोनों एक ही साथ टच किए, ठीक है। इसका मास अलग है, ये थोड़ा भारी है एंड ये कम मास वाला है, फिर भी जब मैंने सेम हाइट से इनको छोड़ा तो ये एक ही साथ टच किए। इसका और एक एग्जांपल देखते हैं। अब तुम पूछोगे ये पेपर को और ये नोटबुक को भी छोड़ो, देखते हैं इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, अब ये एक साथ नीचे रीच करता है नहीं करता है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों के ऊपर सेम एक्ट करता है कि नहीं करता है, देखें। चलो 1 2 3 गो। अब ये भाई साहब लेट हो गए, कौन, ये पेपर, क्यों, क्या इसका रीजन ये है कि इसका मास ज्यादा है इसलिए जल्दी आ गया, इसका मास कम है, नहीं। एक्चुअली हमारी जो एटमॉस्फेयर में है ना, एयर रेजिस्टेंस आता है, क्या आता है, एयर रेजिस्टेंस, एयर की फोर्स, क्योंकि ये हल्का है, ये हल्का है इसलिए एयर ने इसको रोक दिया, एयर की जो रेजिस्टेंस है, एयर की जो फोर्स है इसको रोक दिया, ठीक है। अगर ये सेम चीज मैं अगर वैक्यूम में करूं तो दोनों के दोनों सेम के सेम नीचे चला जाएगा, ठीक है। अगर अभी मैं क्या करूं, ये नोटबुक है, इसके ऊपर ये पेपर रख देता हूं, ठीक है। अब ये दोनों को मैं छोड़ता हूं, ठीक है। अब जाना क्या, भारी तो नोटबुक है, नोटबुक को पहले गिरना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा, दोनों के दोनों एक ही साथ नीचे गिरेंगे, देखो, ठीक है। जब दोनों के दोनों गिरे, क्या ऐसे हुआ कि नोटबुक पहले गिर गया और पेपर बाद में गिरा, नहीं, दोनों के दोनों एक ही साथ नीचे गिरे, मतलब इसके ऊपर और इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम ही एक्ट कर रहा है, पर अलग अलग छोड़ रहा हूं तो इसके ऊपर एक एयर रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा एक्ट कर रहा है, इसलिए ये रुक जा रहा है और ये जल्दी चला जा रहा है,
ठीक है, बट जब इसके ऊपर मैं इसको रख दूं, ठीक है, फिर अगर मैं छोड़ूं, देखना एक के साथ नीचे जाएंगे, देखो एक के साथ, देखो नीचे, ओके।